बीजेपी खुद निष्पक्ष है और कहीं पर कोई गड़बड़ी उजागर हुई है तो बीजेपी को तो खुद चुनाव आयोग से प्रश्न पूछना चाहिए। बीजेपी बचाव में क्यों उतर रही है? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। बहुत गंभीर आरोप अशोक गहलोत के भी आज लगे हैं बीजेपी के ऊपर। सवाल जवाब करने के लिए सुमित श्रीमाल जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आशीष हल्दानिया जुड़े कांग्रेस पार्टी से। एकलव्य सिंह जल्दी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकलव्य जी स्वागत आपका भी, सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी देखिए, सवाल अशोक गहलोत का है और जायज भी हम मानते हैं कि सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से, तो जवाब भी इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस के बीच में बीजेपी आकर चुनाव आयोग का बचाव क्यों कर रही है? क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की शुरू से ही आदत रही, जब ये सत्ता में रहते हैं तब ये ऐसे कोई किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाते, क्योंकि चुनाव तो लगातार हर 5 वर्ष में होते ही रहते हैं। लेकिन जनता इस बात को जानती है, हम इसलिए आश्वस्त हैं और जनता भी विश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो इतिहास की बात करें, लेकिन कांग्रेस का इतिहास देश के आज़ाद होने के बाद से ही, ये एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और चुनाव आयोग की बात करते हैं। अब ये बार बार जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप इतने ही अगर आपको कहीं समस्या है तो आप लिखित में दीजिए, आप उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज कराइए या ढंग से कोई तरीके से आप इसके लिए कार्य कीजिए, सिर्फ बयानवीर बनने से। लेकिन अब मैं बताऊं, अशोक गहलोत जी इसमें इसलिए कूद पड़े हैं नंदिनी जी, क्योंकि जब ऊपर से आदेश आता है, अब वो आदेश आने के बाद अशोक गहलोत जी निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार तो कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब आदेश आ गया तो उसको आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी। तो ये आदेश की पालना कर रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन जानते हैं। और जो इनके वो कहते हैं ना, मन की बात जुबां पर आ गई कि ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं, जनता का है, तो ये बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं। गहलोत जी ने आपसे पूछा है वही मेरा सवाल है और उसी का जवाब में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आपने हालांकि सवाल का जो जवाब है वो कुछ और दिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी इसमें क्यों कूद पड़ती है? बीजेपी को क्या जरूरत है कि साम दाम दंड भेद करके आप चुनाव आयोग को बचाने के लिए उतर रहे हो? चुनाव आयोग अपनी रक्षा नहीं कर सकता क्या? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों चुनाव आयोग के पक्ष में उतर रही है? देखिए, मैं आपको बार बार यही निवेदन कर रहा हूं कि बीजेपी वर्तमान में सत्ता में है और जब चुनाव आयोग भी बिल्कुल जो सरकार सत्ता में होती है उसके अनुरूप बिल्कुल जैसा बताते हैं और जनता को विश्वास देते हैं, जनता को हम वादे करते हैं, उसके अनुरूप ही सत्ता में आते हैं। जब वो नहीं मान रहे या चुनाव आयोग के प्रति जो अनर्गल जिस प्रकार से बातें की जा रही है या बयान दिए जा रहे हैं, तो मैं बार बार वही कहना चाह रहा हूं कि मन की बात जुबां पर आ रही है कि ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं, जनता का है। तो ये ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये जनता का मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये जनता को सिर्फ एक झूठ बरगलाने के लिए। और अभी जो बिहार का चुनाव है वहां इनको लग रहा है कि पूरे राज्यों में जिस प्रकार से पूर्व में चुनाव हुए वो लगातार बनता है बीजेपी से, नंदिनी जी, चाहे वो हरियाणा की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो। आप कह रहे हैं कि चुनाव में मुद्दों को भटकाने के लिए कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, ये सब अनर्गल बातें हैं, ये सब चुनाव आयोग के लिए जो कह रहे हैं अनर्गल बातें, क्या सबूत बीजेपी के पास है कि राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स या सच है या झूठ है वो जो दिखाया है उसे लेकर अगर सरकार या सत्ता पक्ष ही कहता कि अगर कोई विषय उठाया है तो जांच होनी चाहिए, जांच कराते हैं, जांच की कोई बात नहीं, पहले ही सिद्ध कर दिया अनर्गल है। खैर, इस पर आपका रिएक्शन मैं लूंगी, ठीक है सुमित जी। लेकिन आगे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधा सवाल सर मेरा ये है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि श्वेत पत्र क्यों दे दिया राहुल गांधी को? वो कह रहे हैं ये श्वेत पत्र देना गलत है। इसमें गलत क्या है साहब? अगर राहुल गांधी ने कोई आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा ये हम आपको ब्लैंक पेपर भेज रहे हैं, इस पर आप आरोप लिखकर साइन कर दीजिए। अगर आपके आरोप सही हैं तो जांच हो जाएगी, अगर आपके आरोप गलत हैं तो आपके खिलाफ सजा या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें चुनाव आयोग गलत का है? मतलब आरोप लगा रहे हैं तो इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना कि श्वेत पत्र पे साइन कर सके, आप ये कह सके कि नहीं हमने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है। देखिए, सत्ता के संग खेल ना हो और जनता के हक का मेल ना हो, आयोग अगर आंख मूंदे बैठा है तो लोकतंत्र को जेल ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल कंठस्थ कही है और सत्यता के आधार पर कही है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, राहुल गांधी जी चुनाव आयोग
कि जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर रहे हैं, वोटों की जो धांधली हुई है उसे पूरे देश को बता रहे हैं, पूरा देश भी स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आज देश में एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये पूरे देश में चल रहा है, ये कांग्रेस का नारा नहीं है, अब ये पूरे देश का नारा है। अच्छा। 140 करोड़ जनता का नारा बन चुका है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग की मिली भगत का जो ये झूठ का पर्दाफाश किया है, हमने महाराष्ट्र की एक विधानसभा का सर्वे किया, वहां पे कितने वोट फर्जी पाए गए, कितने वोट कटे हुए पाए गए और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां धांधली करी, वो सबके सामने है। एक कर्नाटक की विधानसभा की रिपोर्ट भी सबके सामने आ गई, जो हमने बम फोड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के सीने पे ही लगा है, क्योंकि अभी तो इनकी सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर इतनी सत्य है तो फिर चुनाव आयोग को जवाब क्यों नहीं देनी देती? ठीक है आशीष जी, जब चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो अनुराग ठाकुर का चुनाव आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। क्या अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के कमिशन है? आशीष अल्तानिया जी सवाल सुनिए। आशीष जी मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड सवाल होता है, मेरा सवाल सुन लीजिए आशीष जी। जवाब आशीष जी मेरा सवाल सुन लीजिए, 2 मिनट आप मेरा सवाल सुनिए। आपने बोला कि अगर बीजेपी निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग के बचाव में क्यों उतर रही है? आप चुनाव आयोग के खिलाफ जांच करो ना, जो आरोप लग रहे हैं उन्हें लेकर। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग निष्पक्ष हैं या आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप आरोप लगा रहे हैं उनमें इतनी सत्यता है, तो राहुल गांधी को श्वेत पत्र पर साइन करने में प्रॉब्लम क्या है? अशोक गहलोत विरोध क्यों कर रहे हैं श्वेत पत्र का? श्वेत पत्र में साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जब पहली कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे जवाब क्यों मांगा गया भाई? और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उनसे कोई जवाब मांगा गया, कोई अल्फनामा दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है भाई। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही तो है। मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, राहुल गांधी को श्वेत पत्र में साइन करने से दिक्कत क्या है? अगर वो सच्चे हैं तो, अगर श्वेत पत्र दिया जाए, अगर वो सच्चे हैं तो साइन करने में दिक्कत क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए भाई, अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि हाँ धांधली हुई है। अरे भाई अनुराग ठाकुर जी भी मान रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी की पहली कॉन्फ्रेंस में माना गया कि भाई ठीक है, अनुराग ठाकुर का पक्ष हम ले लेंगे सुमित जी से। मेरा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर श्वेत पत्र भेजा है तो साइन करने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है, या अशोक गहलोत को क्या आपत्ति है? अगर इतने सच्चे आपके आरोप हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी। एकलव्य सिंह जी हमारे सच्चे आरोप है, हमने तो सबूतों के साथ में पेश किया है। तो साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है एकलव्य जी, अब उसको भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ का चोला उड़ा के पूरे देश में फैलाती है तो 140 करोड़ जनता मानने वाली नहीं है। कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का मुकुटा उतर चुका है, उतर चुका है। ठीक है एकलव्य सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एकलव्य जी ये तो वही बात हो गई ना कि आप एक तरीके से ढोल पीटकर आप सब जगह बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वोट चोरी हो रही है, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, वोट चोरी बीजेपी कर रही है, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत कह रहे हैं श्वेत पत्र क्यों भेज दिया? श्वेत पत्र भेजना तो गलत है। ये कैसा माहौल आप बना रहे हैं? मतलब राहुल गांधी बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाएं लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब भी ना हो, ये चाहते हैं अशोक गहलोत। और भी तमाम बातें उन्होंने कही हैं कि बीजेपी क्यों बचाव कर रही है इलेक्शन कमीशन का। क्या कहेंगे एकलव्य जी इस पॉलिटिक्स पर, ये जो इलेक्शन कमीशन को लेकर छिड़ गई है? एकलव्य जी का वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है। एकलव्य जी शायद आपकी तरफ से म्यूट है, आप प्लीज ठीक कीजिए। मैं एक बार फिर से आपका रुख कर लेती हूँ। सुमित श्रीमाल जी आप जवाब दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता का, वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा कांग्रेस ने दिया जरूर था, लेकिन जी एकलव्य जी बोलिए। ठीक है सुमित जी अभी आती हूँ आपके पास। जी नंदिनी जी, तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो माननीय पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं। ये कोई 40 सीट या 52 सीट वाली कांग्रेस नहीं है। ये जो संयुक्त ऑपोजिशन है उसके राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं। और मैं समझता हूं कि उनका ये अधिकार है कि यदि अगर उनको हमारे यहाँ कोई सिस्टेमिक डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं इलेक्टोरल सिस्टम में तो वो उसको उजागर भी करें और उस पर सवाल भी उठाएं। परंतु उसी तरह अगर वो जब सवाल पूछते हैं तो उसी तरह मैं समझता हूं कि देश की जो दूसरी पार्टियां हैं या इलेक्शन कमीशन है उसका पूरा अधिकार है कि वो उन क्लेम्स को काउंटर कर सके। अब जैसे आपने देखा होगा, आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे उस दिन ये बात हुई कि ऑनलाइन डिलीशन ऑफ वोटर्स की बात हुई थी। अब देखिए कितनी एक बेसिक बात है कि उसमें कहा गया कि लगभग 6000 लोगों को जो है ऑनलाइन उनके वोट्स डिलीट कर दिए गए। परंतु मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जो प्रोसेस है भारतवर्ष में ऑनलाइन डिलीशन ऑफ वोट्स हो ही नहीं सकता।
उस पे सिर्फ आवेदन किया जा सकता है। इलेक्शन और जब कमीशन ने भी यही आवेदन कर जवाब दिया दिया। जाता है, ठीक है। जी, तो उसका जब आवेदन किया जाता है तो उसके बाद जो बीएलए होते हैं उनको मैसेज जाता है। बीएलए को 7 दिन के अंदर उन वोटर से फिजिकली वेरीफाई करके इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट करना पड़ता है, और तभी वो वोट डिलीट हो सकता है। और वो जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी टेक्निकल चीजों पर बातचीत हुई। एकलव्य जी, मैं तो आपसे पॉलिटिकल जो पहलू है वो समझना चाह रही हूं कि इलेक्शन कमीशन श्वेत पत्र भेजता है राहुल गांधी को, लेकिन यहां पर बुरा लगता है अशोक गहलोत को कि राहुल गांधी जी को श्वेत पत्र क्यों भेज दिया। राहुल गांधी जी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत कहते हैं कि आडवाणी जी भी तो कितने आरोप लगाते थे, हमने तो उन्हें कोई श्वेत पत्र नहीं भेजा, या उस समय के इलेक्शन कमीशन ने तो कभी श्वेत पत्र नहीं भेजा। तो ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये राहुल गांधी जी का अधिकार है। परंतु देखिए, अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं जिससे कि एक तरह से सिर्फ सरकार पे ही नहीं, हमारे देश के लोकतंत्र पे और मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके ऊपर एक इतना सीरियस आरोप लगता है, और यदि अगर वो मानते हैं कि ये सच है, तो इसमें तो मतलब एक एफिडेविट देने में मैं नहीं समझता कि कोई गलत है, अनलेस कि उनको किसी ने एडवाइस ऐसा किया हो कि ये मतलब लॉफुली जो है उन्हें आगे चल के परेशान कर सकता है। लेकिन अगर जनता को भरोसा दिलाना है तो मुझे नहीं लगता कि श्वेत पत्र पे साइन करना कोई गलत बात है। ठीक है। सुमेश श्रीमाल जी, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये राहुल गांधी जी की तरफ से नारा आया, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हर दिन कोई ऐसी डिबेट का चाहे मुद्दा कोई हो, वो इस नारे को दोहराते जरूर हैं। और बिहार इलेक्शन नजदीक है और भी तमाम स्टेट्स के इलेक्शन को अब इसी तरीके से इस मुद्दे को सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। आप लोगों के लिए चुनौती क्या आपको नजर आ रही है कि विपक्ष जो माहौल क्रिएट कर रहा है इस समय देश के अंदर? आप देखिए, अशोक गहलोत ने आज बोल दिया कि ये मुद्दा वोट चोरी का सिर्फ हमारा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को आना चाहिए आगे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं वही जेनजी वर्ड का इस्तेमाल करके कि ये अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो एक तरीके से आप भी समझ रहे हैं कि विपक्ष यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर युवा भड़क गए तो क्या होगा? ये सवाल तो खैर मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी कि भड़काने का प्रयास आखिर करते क्यों हैं। पहले आप रिएक्शन दीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़, ये मामला बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो ये नारा दे रहे हैं, ये लगातार जिस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अनर्गल है और तथ्यात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो मैंने अभी बोला कि मन की बात जुबा पर आ जाती है। आपने कहा कि जब भी डिबेट होती है तो प्रवक्ता भी यही बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब आदेश है, लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में देश की जनता क्या चाहती है। और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ जी ने अभी बताया कि वास्तव में अगर ऐसा है तो श्वेत पत्र की बात हो और इसके बाद ये एफिडेविट क्यों नहीं देते, लेकिन इनके पास वास्तव में कोई मजबूत प्रमाण नहीं है। इसके अलावा जो वोट काटे गए या हटाए गए, जो लोग मृत हो चुके या जो बाहरी लोग थे या जिनका नाम डबल बार था, वो लोग हटाए गए, और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार चुनाव को देखते हुए नंदिनी जी। लेकिन आपने इनसे जो प्रश्न किया उसका प्रश्न का ये जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अनुशासनहीनता करना इनकी अब आदत बन चुकी है। आप लगातार इनसे पूछ रहे हो कि बीजेपी का काम है सुमित जी अनुशासनहीनता करना, फिर वापस अनुशासनहीनता मत करिए। आपसे लगातार एक प्रश्न पूछा गया कि श्वेत पत्र के बारे में बताइए। आपसे पूछा गया कि आप क्यों वहां पर आप लेटर क्यों नहीं देते? एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर। आशीष जी अभी आपके पास आऊंगी। मैं आशीष जी अभी आऊंगी आपके पास। एक एक करके झगड़िए मत, झगड़ा मत शुरू कीजिए। दोनों प्रवक्ताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास आऊंगी मैं। आशीष जी आप अपने टर्न पर बोलिएगा। सुमित जी मेरे सवाल सुनिए। सुमित जी, अगर इतने बड़े नेता ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, अगर सरकार इतना सा बोल दे कि ठीक है जी आपके कहने पर हम एक जांच तो कर ही सकते हैं, ये करने में क्या दिक्कत है? आप तो कह रहे हैं सारे बातें अनर्गल हैं, आपके पास क्या सबूत है कि सारी बातें अनर्गल है? जांच होने में क्या दिक्कत है? सरकार ये कर सकती है ना? किसी के घर पे यदि, मैं एक छोटे से उदाहरण से, किसी के घर पे यदि चोरी हो गई तो व्यक्ति सबसे पहले क्या रोड पे जाके चिल्लाएगा चोरी हो गई, चोरी हो गई। लेकिन अगर वास्तव में उसके घर पे चोरी हो गई तो ये सिद्ध जब ही होगा जब वो थाने में जाकर के FIR दर्ज कराएगा, ना कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएगा या और बड़े कहीं पे चले जाएगा।
जाएगा। तो हर चीज की एक स्टेप है, सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो झूठ भरा पड़ा है कांग्रेस में। और नंदिनी जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं, वोट चोरी करने वालों को, हत्या करने वाले लोग, आपातकाल लगाने वाले लोग, जनता के साथ धोखा किया, बचाने लगे। धोखा किया है आप लोगों ने। अमित शाह, राजनाथ सिंह और पूरी भाजपा मैं सर इतनी तेज वॉल्यूम में ये लड़ाई झगड़े वाले टोन में मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड आशीष जी, सुमित जी, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। वोट छोड़ के हाथ में देश की सत्ता आ गई। 2014 से लेकर आज 2025 आ गया, देश में आतंक का माहौल बना हुआ है। लेकिन ये लोग सिर्फ शहीदों के नाम पर वोट मांग लेते हैं। सर ये मुद्दे लेकर के आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है कोई प्रोग्राम चलाने का, ये सही नहीं है। मेरी अपनी एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड सुमित जी, आप लोग जिस तरीके से झगड़ा करते हैं सर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड आशीष जी रुकिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, रुकिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने टर्न पर बोलिएगा। अगर आप दोनों झगड़ा करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी सर, मेरे गले की क्षमता है। मैं आप लोगों की तेज आवाज में मैं चिल्ला कर नहीं रोक सकती। आशीष जी मेरा क्वेश्चन सुनिए। ओके आशीष जी, एक सेकंड आशीष जल्दानिया से मेरा प्रश्न है। एक सेकंड आशीष जी, ये बताइए आप कि इन्होंने बोला, एक सेकंड सर आशीष जी ये बताइए, बीजेपी सीधे तौर पर पूछ रही है, एक सिस्टम होता है, आरोप लगा दिया मंच पर और मीडिया के सामने बोल दिया दिस इज नॉट इनफ। अगर आपको वाकई सबूत है आपके पास तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं। क्यों कांग्रेस लीगल रास्ता नहीं अपनाती, सिर्फ शोर मचाती है? लीगल रास्ता पहले देश के सामने ये पूरी सच्चाई तो ला दें। हम देश के सामने सच्चाई लेकर आ रहे हैं। हमने महाराष्ट्र की एक विधानसभा की पूरी सच्चाई पूरे देश के सामने लेकर आए हैं। उसके बाद में कर्नाटक की एक विधानसभा की सच्चाई पूरे देश के सामने लेकर आए। आज पूरा देश देख रहा है, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो लोगों की मृत्यु हो गई है या कोई लोग चले गए, मृत्यु जिनकी कर दी गई, जिनको वोटों में मार दिया गया, जिनके नाम हटा दिए गए, वो लोग राहुल गांधी के साथ चाय पी के गए भाई। अच्छा। जिंदा लोग हैं, वो जिंदा लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो 140 करोड़ में से नाम बताइए मारना पड़े। आशीष जी, नाम बताइए आशीष जी, नाम बताइए जिन्होंने राहुल गांधी के साथ चाय पी और उनको डेड घोषित कर दिया। नाम बताइए, आप एफआईआर कराइए, सत्यता के आधार पर चलता है। आप वीडियो निकालिए, राहुल गांधी जी का पेज खोलिए, राहुल गांधी जी का पेज खोलिए। अभी देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। जी सुनिए, देश के सामने सच्चाई आ जाएगी पूरी। ठीक है आशीष जी, राहुल गांधी जी का वीडियो खोलिए। मेरी बात सुनिए सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राहुल गांधी किसी के साथ भी चाय पिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न, मेरी बात सुनिए, फिर राहुल गांधी एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? राहुल गांधी को सिर्फ पॉलिटिक्स क्यों करनी है? पॉलिटिक्स क्यों करनी है? बड़ा गंभीर मसला है वोट चोरी का। क्या होगा? अच्छा, कानून इनके हाथ में है। चुनाव आयोग इनके हाथ में, अपने कानून पर ही भरोसा नहीं है। सवाल हम चुनाव आयोग से करते हैं और जवाब देते हैं। अपने कानून पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, ओके। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहता है आशीष जी, कि बार-बार चुनाव आयोग की हम समझ गए आपकी बात, चुनाव आयोग की तरफ से आकर बार-बार कांग्रेस पार्टी को देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए कंप्लेन करने की बजाय मीडिया के सामने आकर बोलना बेहतर समझते हैं। आज आप राजस्थान की कानून व्यवस्था कीजिए, क्या हालत हो रखी है। ठीक है, इनकी सरकार में ना कोर्ट या थाना कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एफआईआर नहीं कराते हैं। मीडिया सब कुछ कर सकता है, मीडिया के सामने बोलेंगे तो मीडिया सब कुछ कर सकता है। मीडिया पर भरोसा है, राहुल गांधी जी ने कानून व्यवस्था पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे भाई सत्यता के आधार पे तो की है, झूठ के आधार पे तो जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को इतना 7 फीट का पुलिंदा पकड़ा के दिया था, उसी पुलिंदे पे तो 6 महीने मेहनत करके निकाली है हमने। अरे तो मेहनत करके निकाली है तो आप कंप्लेन करते तो बेहतर होता ना। आप मीडिया के सामने भी बोलते, लीगल कार्रवाई भी करते तो एकलव्य सिंह जांच होगी और इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके से इन्होंने सरकारें बनाई है। आशीष जी, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। एक सेकंड, आप दोनों के अलावा तीसरे प्रवक्ता भी तो है सर, समझिए, टेक्निकली तीनों को मौका मिलना चाहिए बराबर। एकलव्य सिंह जी, खैर हल्दानिया जी इतना ज्यादा अपने टॉपिक पर बोल गए, मेरे को उनसे दूसरा प्रश्न भी करना था लेकिन टाइम कम हो गया। मैं अब अगली बारी पूछूंगी। मुझे ये पूछना था, जो जेनजीज और महिलाओं को, युवाओं को आप आह्वान कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, आप अपने लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। नेपाल जैसे हालात चाह रही है क्या कांग्रेस देश के अंदर? खैर वो मेरा अगला प्रश्न रहेगा। एकलव्य सिंह जी, आपने सुना अभी जो मैंने सवाल आशीष जी से किया, उन्होंने बोला कि हम तो करेंगे लीगल कार्रवाई, लेकिन लीगल कार्रवाई में भी क्या होगा, क्या हो जाएगा एफआईआर करने से? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, सबूत दिखाया। मतलब ये जो भाषा है कांग्रेस पार्टी की कि क्या हो जाएगा एफआईआर, इतनी कैजुअली बोलना, ये सब बातें क्या शोभा देता है?
ये बात एफआईआर की नहीं है, ये बात एफिडेविट की है नंदिनी जी, और जिसके बहुत ही सीरियस लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं जब ऑन ओथ कुछ क्लेम किया जाता है, और यदि वो अगर सही साबित नहीं होता है तो उसके हमारे देश में लीगली बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उस पे एफिडेविट पे या ओथ पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति को जेल टर्म भी फेस करनी पड़ती है। दूसरी बात एक नंदिनी जी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी एक जो बार बार एक अलंग कॉन्स्टिट्युएंसी की जो बात हो रही थी, उसमें मैं आपको बता दूं कि आंकड़ा क्या है। 1994 से लेके और 2023 तक वहां पे कांग्रेस कभी नहीं जीती। पिछली बार भी वहां पे बीजेपी ही जीती थी, और 2023 में जहां की ये वोटर डिलीशंस और धांधलेबाजी की बात हो रही है, इनफैक्ट वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। ठीक है। तो क्या मतलब जो धांधलेबाजी हुई है वो कांग्रेस के फेवर में हुई है। और तीसरी बात जो एक और नंदिनी जी जो बहुत समझना जरूरी है, ये जो आपने जेन जी वाली भी बात बोली, देखिए हमारे देश में नंदिनी जी क्या है ना कि जो एक जिसे कहते हैं ना कॉमन मैन का जो रोबस्ट कॉमन सेंस है ना, वो नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरह नहीं है। आपने देखा होगा कि परसों ये भले ही जेनजी के पार्टिसिपेशन के लिए आह्वान किया गया, लेकिन कल उसी जेनजी ने डूसू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में 4 में से 3 सीट एबीवीपी को और 1 सीट उनको दी है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है कि वो भी एक टाइम पे ईवीएम की बात करा करती थी, तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में जब बीजेपी ने ईवीएम की बात करी थी तो वो अपने 2004 के टैली से भी नीचे आ गई थी। तो इस देश की जनता का जो रोबस्ट कॉमन सेंस है ना, वो चाहती है कि रियल आह्वानों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप जेनजी से कोई भी आह्वान कर दें, वो देखकर और अपनी मुद्दों को देखकर ही सड़कों पर उतरेगा। यूं ही किसी ने आरोप लगाया, ऐसे आह्वान से कुछ नहीं होगा। देखकर सूझबूझ के साथ यहाँ का जेनजी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है। सुमित श्रीमाल जी, आप हम जरा चुनाव आयोग को लेकर जो अशोक गहलोत जी ने टिप्पणी की उससे इधर हटकर आते हैं, और तीनों प्रवक्ताओं को मुझे फाइनल रिएक्शन इस पर चाहिए। अराजकता, अशोक गहलोत ने प्रदेश के हालातों पर और भजनलाल सरकार की कार्यशैली को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि प्रदेश में हालात अराजकता वाले हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, विकास तो छोड़िए, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। इस पर टिप्पणी कीजिए आप, क्योंकि ये तो प्रदेश की बात है। भजनलाल सरकार, कानून व्यवस्था और अराजकता, अशोक गहलोत का आरोप। देखिए नंदिनी जी, मैं शुरुआत एक बार वोट चोरी पे सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी जो आपने आशीष जी जवाब पूछा तो ये जवाब लगातार नहीं दे पाए, और जैसा आपने इनसे पूछा कि आप तो लगातार बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं सुमित जी? वही बोल रहा हूं कि एफिडेविट की जो बात थी, तो इन्होंने आपने प्रश्न किया एफिडेविट कब देंगे, तो इन्होंने तुरंत बोला कि हाँ वो भी देंगे। तो पिछले 4 महीने से लगातार जो नौटंकी रची जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ये जनता के सामने, और राजनीतिक विश्लेषज्ञ जी ने भी बात बताई कि जो ये बात करता है, देखिए 2 मिनट रुकिए, तो वो जनता उसको परिणाम देती है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है आपका ऊपर के नेताओं से यहां तक है। अभी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल कानून व्यवस्था की, तो ये बिल्कुल अराजकता, अराजकता की बात मैं आपको बताना चाहूंगा नंदिनी जी कि बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके पास कोई मामला नहीं है। लगातार वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि एक सस्ती लोकप्रियता और मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि यहां पर जो लीडरशिप की बात है वो 5-5 लीडर लगातार आ रहे हैं, तो अशोक गहलोत जी देख रहे हैं कहीं पे कहीं उम्र का तगादा देकर के मेरे को कहीं पीछे नहीं छोड़ दिया जाए। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो अराजकता की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि 2018 से 23 में राजस्थान बलात्कारिस्तान बन गया था। महिला प्रदेश में नहीं हो रहा, क्या ये सब कानून व्यवस्था कोई बहुत अच्छी हो गई है क्या? सुमित जी करूंगा कि आप कंपैरिजन कर लीजिए ना, केसेस अब भी हो रहे हैं, मामले 39,000 कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, 700 ही रह गए हैं। आशीष आप देखिए 9.7% राजस्थान पर धरती अपराध से करा रही है और भाजपा आंकड़ों की चादर तान कर सो रही है। कांग्रेस का सवाल साफ है, सरकार बताए सुरक्षा के नाम पर जनता कब तक डरती रहेगी? बताइए के द्वारा किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जनता के सामने कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपके कानून व्यवस्था में सीकर के अजीत गढ़ में आशीष जी का टर्न है सर, के ऊपर हमला हो गया, दौड़ के थाने में सामने एक कांस्टेबल के ऊपर चाकू मार दिया गया, सिरोही में बदमाशों को फरार करने के लिए पुलिस वालों पे हमला कर दिया गया। ऐसे चिल्लाकर आशीष जी थोड़ा सा काम डाउन होकर बोलिए प्लीज सर, प्लीज हम सब स्टूडियो में बैठे नॉर्मल टोन के साथ प्लीज। एडिशनल एसपी का सर फाड़ दिया गया, आशीष जी थोड़ा सा लाउड प्लीज, चावल में हमला हो गया और पुलिस चौकी के सामने हमला हो गया। कोई फर्क
नहीं पड़ता। बहुत सेंसिटिव जनता देख रही है। थोड़े दिन पहले ही ये भाजपा की कानून व्यवस्था के बारे में बता देता हूं, भजनलाल सरकार की आंखें खोल देता हूं। जेल में बैठे हुए कैदी अरे सेल्फी आपके के नेता, वीडियो बनाकर आपके पूरे देश वीडियो में बनाएगा। महिलाएं सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान, ना लड़िए, मजदूर, ओके। ना व्यापारी, एक सेकंड। ना बालिकाएं आशीष दर्शन जी, करने से ठीक है, घबरा रही है। ठीक है। 6 महीनों में बड़ा अपराध बढ़ सेंसिटिव बैठे मुद्दा है, ऐसे हैं। चीखिए मत, चीखिए मत, चीखिए मत। 19,600 वारदातें हो गई है, प्लीज। इतने बलात्कार हो गए। शर्म आनी चाहिए कोई भजनलाल कुछ सरकार को। प्रोडक्टिव सिर्फ दिल्ली डिस्कशन की नहीं चाकरी है, ये करने कोई में प्रोडक्टिव ये डिस्कशन भजनलाल नहीं है। सरकार सर मस्त सर है। समय चला गया। आपके चिल्लाने की वजह से ऐसा नहीं होगा आशीष जी कि बात आपकी पहुंचेगी नहीं। आप नॉर्मल वॉल्यूम में भी बोलेंगे सर तो भी पहुंचेगी। प्लीज सर, ठीक है, ठीक है। मैं फाइनल कमेंट में एकलव्य जी, कंप्लीट करने नहीं आशीष जी क्यों नहीं हुई? आपने बोला ना जो मैं जेल बोल का रहा हूं, मुद्दा उसके आपने बीच में उठाया। ये बोल रहे हैं। सुमित जी मत बोलिए, आप भी उनकी बात को सुनिए शांति देखिए, से और वो काम आपकी मेरा बात। था। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, शासन ओके ही सर, ठीक है, कांग्रेस समय का जा रहा इतिहास है। रहा एक सेकंड है। आशीष जी, गलत बात आपने हुई थी। बोला जेल से मैं कैदी नहीं भाग बोला। रहे हैं, कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया है, जायज है प्रश्न आपका। कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बहुत ज्यादा बदलाव तो हुआ नहीं है प्रदेश के अंदर एकलव्य जी। अगर प्रदेश में विपक्ष के इतने सीनियर लीडर कानून व्यवस्था को लेकर या अराजकता को लेकर कोई प्रश्न उठाते हैं तो ये अच्छी बात है। विपक्ष को रहना चाहिए एक्टिव, कानून व्यवस्था को लेकर बोलना चाहिए। क्या कहेंगे एकलव्य जी? ये उनका ये तो देखिए नंदिनी जी, एक तो ये उनका अधिकार भी है और उनका दायित्व भी है कि वो जो सरकार के में इस सरकार के कार्यकाल में यदि अगर उन्हें कोई कमियां लगती हैं तो वो उसको उजागर करें। लेकिन आपके 20 सेकंड में मैं आपको बस छोटे से आंकड़े दे देता हूं कि पिछली सरकार के 18 मंथ्स में और इस सरकार के 18 मंथ्स में क्या डिफरेंस है। जो मर्डर केसेस हैं वो उनमें जो है 13% की कमी आई है, जो डकैती है उसमें 25% की कमी आई है, जो रॉबरी होती है यानी कि जिसे लूटपाट कहते हैं उसमें 22% की कमी आई है, जो चोरी चकारी के मामले हैं उसमें 20% की कमी आई है, जो राइटिंग होती है उसमें लगभग 6.55% की कमी आई है और जो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती मैं आपके आंकड़े समझ गई सर। आप कह रहे हैं ग्रेजुअली जो क्राइम हो रहा था राजस्थान में उसमें ग्रेजुअली एक डिक्लाइन हो रहा है, ये नंबर अच्छे। लेकिन ये जो जेल से कैदी भाग रहे हैं या वहां पर मोबाइल मिल रहे हैं या फिर महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है सर, अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स तो उनके हैं ही। खैर आप बिल्कुल सही कह रही हैं नंदिनी जी, ये गंभीर और चिंतनीय विषय हैं और ये ऑपोजिशन का अधिकार ही नहीं उनका दायित्व भी होता है कि वो इस पे आवाज उठाएं और सरकार को तटस्थ होकर इन पे मतलब संज्ञान भी लेना चाहिए और अपने आप को। अच्छा, जितना विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल प्रश्न उठाएगा उतनी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जो है एक दबाव भी फील करेगी कि हाँ नजर रखने वाला भी कोई है। तो विपक्ष अगर प्रदेश के विकास पर कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाए तो कोई दिक्कत नहीं। सर समय की थोड़ी कमी है लेकिन आप सब ने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। और बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पर जो राय मशवरा हुआ पक्ष विपक्ष का उससे तो यही समझ में आया कि ये जो मुद्दा है वोट चोरी का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है इतनी आसानी से तो सुलझने वाला है नहीं। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या देखने को मिलता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।